अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ब्यूरो रिपोर्ट के साथ मैं हूं फरजाना अली। नाजरीन, आपने देखा कि आज वजीर आजम इमरान खान साहब ने ऐवान से एतमाद का वोट ले लिया है और अगर हम देखें तो पहले के मुकाबले से में अगर हम देखें तो 2 वोट उनको ज्यादा मिले हैं, जिस पर उन्होंने इस जीत को और भी ज्यादा पुरअसर तरीके से मनाया और कहा गया कि वजीर आजम साहब पहले से भी ज्यादा पावरफुल होकर सामने आए हैं। अब अगर आप देखें तो सेनेट इलेक्शन से शुरू होने वाली कहानी आज कहां तक पहुंची है, इसके कई रंग जो हैं वो हमें इस्लामाबाद में पार्लियामेंट से बाहर और अंदर नजर आए हैं। अगरचे इमरान खान साहब ने ये वाजे किया कि वो खिलाड़ी हैं और आखिरी गेंद तक खेलने वाले खिलाड़ी हैं और वो इंतहाई पुरअज़म दिखाई दिए और अपनी तकरीर में उन्होंने एक बार फिर अपोजिशन को लताड़ के रख दिया। अब अगर हम देखें तो जैसा कि मैंने कहा कि सेनेट इंतखाबात से शुरू होने वाली कहानी क्या क्या रंग दिखा रही है वो सारी कौम ने देखा। अगरचे उससे बहुत सारे मामलात ऐसे भी हुए जिससे कि जमहूरियत का चेहरा जो है वो धुंधलाया भी है, लेकिन दोनों अतराफ के लोग जो हैं, चाहे वो अपोजिशन है चाहे वो हुकूमत है, अपनी अपनी पिच पर खूब खेल रहे हैं और कोई भी अपनी हार मानने को तैयार नहीं, बल्कि दोनों तरफ से ये आवाजें आ रही हैं कि जीत उनकी हुई है। अब जीत जिसकी भी हो, ये पार्टियों का मामला नहीं, मेरा ख्याल में ये पाकिस्तान का मामला है। जमहूरियत की जीत होनी चाहिए और पाकिस्तान की जीत होनी चाहिए। वो कैसे होगी, इस पर थोड़ी सी बात करेंगे और फिर सेनेट में क्या हुआ और आज क्या हुआ पार्लियामान के बाहर, ये सारी बातें हैं जो आज के प्रोग्राम में हमने सामने रखनी है अपने शोरका के। और आज के प्रोग्राम में जो हमें ज्वाइन कर रहे हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एडवोकेट खुशदिल खान जो कि वाइस चेयरमैन है पाकिस्तान बार कौंसिल के, मेंबर सूबाई असम्बली हैं, ANP के सीनियर नायब सदर हैं और यहाँ पर भी ANP को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अहमद कुंडी साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं, मेंबर सूबाई असम्बली हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और साथ ही साथ थोड़ी देर में हमें सीनियर सहाफी अरशद अजीज मलिक भी अगली ब्रेक में ज्वाइन करेंगे। तो मैं थोड़ा सा खुशदिल खान साहब आपकी इजाजत से अहमद कुंडी की तरफ जाना चाहूंगी क्योंकि वो इस्लामाबाद में इस वक्त मौजूद हैं और मामलात उनके सामने हैं। कुंडी साहब, आपने देखा खान साहब बहुत पुरअज़म नजर आए और पहले से ज्यादा यानी कि 2 मजीद वोट लेकर वो सामने आ गए हैं और उन्होंने एतमाद का वोट भी ले लिया है। उन्होंने बड़ी धुआंधार तकरीर भी की और वाजे किया कि वो आखिरी गेंद तक खेलेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अगर मेरी पार्टी का भी कोई भी मेरे साथ ना हो तो मैं हार नहीं मानूंगा। इस सारी चीज को आप कैसे देख रहे हैं? शुक्रिया फरजाना, सबसे पहले तो मैं आपका मशकूर हूँ जो इतने अहम मौजू के ऊपर आपने मेरी नजर ली है। मैं ये कहूंगा जो कोई इससे हट के जो हमारा ताल्लुक अपोजिशन जमातों से है, सियासतदान में और एक खिलाड़ी में फर्क होता है बहुत ज्यादा। देखिए, क्रिकेट के मैदान के लवाजमात या ज़ाब्ते इखलाक और सियासत के मैदान के ज़ाब्ते इखलाक में जमीन आसमान का फर्क है। क्योंकि मैं खुद भी क्रिकेटर रहा हूँ, तो खान साहब मेरे ख्याल में बौखलाहट का शिकार थे। जैसे ही सेनेट का इलेक्शन का नतीजा इनके सामने आया तो वो इतने ज्यादा अंडर प्रेशर थे, जो अपने प्रेशर को हटाने के लिए उन्होंने फौरन एतमाद का वोट लेके और जिस तरीके से इन्होंने MNAs और वजीर आला की ड्यूटियां लगा के और अपने तमाम वसाइल हुकूमत का इस्तेमाल करके जिस तरीके, लेकिन मैं इस पूरे मंजरनामे में मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इसलिए अप्रिशिएट करूंगा। देखें, 2 एक्सट्रीम पोजीशन पे चीजें खड़ी थी। अपोजिशन जो है वो इस्तीफों की तरफ जाना चाह रही थी, वो जिमनी इलेक्शन का बाइकाट करना चाह रही थी, जबकि हुकूमत पार्लियामेंट पे को मजाक बनाना चाह रही थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यह किरदार अदा किया जो उसने तमाम अपोजिशन को, तमाम जमहूरी कुव्वतों को इकट्ठा किया और उन्होंने इंतखाबी अमल में उनको शामिल करवाया और बाई इलेक्शन हम लड़े, फिर उनके नताइज भी आपने देखे। फिर हमने गिलानी साहब को जिस तरीके से सेनेट की इलेक्शन पर उनको राजी किया और उनको इलेक्शन PDM के प्लेटफॉर्म से लड़वाया, तो आपने देखा उस दौरान प्राइम मिनिस्टर जो कि पार्लियामेंट को एक रबर स्टैंप समझते थे, वही प्राइम मिनिस्टर जो कि MNA से 2.5-3 सालों में आप अभी भी उनका बाकायदा टाइम टेबल देख ले, कितने लोगों से मुलाकात और कितने अरसे में करते थे, वो सेकंडों और मिनटों में उनकी मिस कॉलों के ऊपर उनके लिए अवेलेबल थे।
جو لوگ پارلیمنٹ کی بے توقیری کرتے تھے وہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کے انہی نمائندوں کو جن کو لوگوں نے چنا تھا اس کے پاس گئے، اور ہم یہی چاہتے ہیں جو یہ فیصلے تمام جو ہے پارلیمنٹ میں ہونے چاہیے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے کی ایک تاریخ ہے، ایک پس منظر ہے جو پارلیمنٹ کی سپرمیسی کے لیے، جمہوریت کے لیے جو ہم نے کام کیا ہے، اور ہم نے اس کا دوبارہ ایک دفعہ لوگوں کو ثابت کر دیا جو ہم پارلیمنٹ پہ یقین رکھتے ہیں، سب چیزوں کا حل پارلیمنٹ میں ہی ہوگا۔ اور جس طریقے سے یہ اعتماد کے ووٹ کو میں دیکھتا ہوں تو یہ میرے خیال میں خان صاحب انڈر پریشر تھے جب گیلانی صاحب نے لیکن کنڈی صاحب انڈر پریشر ہونے کے باوجود بھی آپ یہ دیکھیں نا، ان کی اسٹرینتھ بڑی ہے، 76 سے 78 چلی گئی ہے۔ دیکھیں فرزانہ، سب سے پہلے بات آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے، جو مطلب ہے ہمارے جو ایم این ایز ہیں وہ دیکھیں ہمارے حلقوں کے لوگوں کی حلقوں کی مجبوریاں ہوتی ہیں، اور جب بھی جس کی بھی حکومت ہو، میں یہ نہیں کہتا جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے، پیپلز پارٹی کی اگر ہو، اگر مسلم لیگ نون کی ہو، تو حکومت کو ایک ایج ہوتا ہے، حکومت کا ایک انفلوئنس ہوتا ہے۔ حکومت نے اپنے تمام انفلوئنس استعمال کر کے 172 کا جو ٹارگیٹ تھا اس میں 178 لیے، 6 ووٹ زیادہ ہے، تو آپ ان کی کمزور حکومت کا اندازہ خود لگا سکتے ہیں، اور 6 انہوں نے تقریباً 6 اتحادیوں سے جا کے پورا کیا۔ تو میرے کہنے کے مطابق خان صاحب اگر اپنے آپ کو اسٹیٹس کو توڑنے والا لیڈر سمجھتے تھے تو ان کو چاہیے تھا جو وہ یہ اعتماد کا ووٹ نہ لیتے، وہ کہتے میں اسمبلیاں توڑ رہا ہوں اور جا کے عوام سے اعتماد کا ووٹ لے رہا ہوں، لوگ اس سے ایکسپیکٹ کر رہے تھے، یہ تو تبدیلی کے نام پہ آئے تھے، انہوں نے کہا تھا ہم انقلابی اقدامات کریں گے۔ تو خان صاحب اگر اتنے پاپولر ہیں اور اتنے اپنے آپ پہ یقین رکھتے ہیں تو ان کو چاہیے تھا جو وہ جاتے تو اسمبلیاں توڑ کے، انہوں نے کہا بھی تھا جو ہم اسمبلیاں توڑ کے عوام سے اعتماد کا ووٹ لیں گے، نہ کہ ایم این ایز سے حکومتی وسائل استعمال کر کے لیں گے۔ ٹھیک ہے، خوش دل خان صاحب کو تھوڑا سا گفتگو میں شامل کرتے ہیں۔ خوش دل خان صاحب، جیسے کہ کنڈی صاحب نے کہا کہ وہ اس اعتماد کے ووٹ کو کوئی چیز نہیں سمجھ رہے، بلکہ وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے جیسا کہ وعدہ کیا تھا کہ ہم اسمبلیاں توڑ دیں گے اور پھر عوام سے جا کے ووٹ لیں گے، تو انہیں عوام سے لینا چاہیے تھا، اپنے ہی لوگوں سے کیسے لے لیا۔ لیکن ایک بات تو ہے نا کہ وہ جو ایک تاثر دے رہے تھے حکومت کے، انہوں نے ہمارے لوگوں کو خریدا اور اب ہم ان کو واپس لے آئے ہیں۔ آپ اس سارے معاملے کو کیسے دیکھ رہے ہیں، آپ بھی اور اے این پی بھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرزان علی، میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے بیو رپورٹ میں موقع دے دیا، میں آپ کا بہت مشکور ہوں۔ جو آپ نے فرمایا کویشچن کیا ہے، کنڈی صاحب کے باتیں میں نے سن لی ہیں، وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ وزیر اعظم صاحب اس وقت گھبراہٹ کا شکار ہو چکا ہے، وہ اپنے پارٹی پر بھی اعتماد نہیں کرتے ہیں، نہ اپنے اتحادیوں پر کرتے ہیں، اور جو انہوں نے جو پروسیس چلایا ہے انڈر آرٹیکل 91 کلاس 7، تو یہ بھی مطلب ہے یہ پریزیڈنٹ کا پاور ہوتا ہے۔ اور جہاں تک میرا اپنا علم ہے یا مجھے جو مطلب معلومات ہے، کیونکہ پریزیڈنٹ صاحب نے خود کہا تھا کہ میں کبھی بھی ان کو اعتماد لینے کے لیے نہیں کہوں گا، قومی اسمبلی کے ممبران کے اعتماد ہم پر ہے، ہمارے پارٹی کے ممبران کا جو ہے وہ مستحکم ہے۔ لیکن اب اس نے خود کہا وزیر اعظم صاحب نے کہ میں لے رہا ہوں اسمبلی سے ووٹ آف کانفیڈنس، تو یہ ایک پروسیس بھی غلط ہے۔ بہرحال مطلب جس طرح آپ فرما رہی ہیں کہ انہوں نے 172 کے بجائے 176 لیے ہیں، 6 ووٹ زیادہ انہوں نے لے لیے، تو اتنا یہ زیادہ بھی نہیں ہے، 2 ووٹ زیادہ لیے ہیں، پہلے 76 تھے اب 78 ہو گئے، چاہیے 172 اور انہوں نے لاسٹ ٹائم 176 لیے تھے، اب 178، تو 2 ووٹ زیادہ انہوں نے لیے۔ یہ بھی ان کے لیے زیادہ نہیں ہے کیونکہ حکومت ان کے پاس ہے، تمام مطلب وسائل ان کے پاس ہے، ان کے ساتھ جو الائی ہے، ان کی جو اتحادی ہے وہ ان کے پاس ہے۔ اور آپ نے دیکھو کہ یہ 1-2 دن سے یہ کتنے مطلب انہوں نے کوشش کی، کتنے اپنے مطلب ایم این اے کو دمکایا ہے، ایم این اے کو یہ کہا تھا کہ اگر آپ نہ آئے تو ہم آپ کے خلاف ایکشن لیں گے، یہ تمام، تو اس کے باوجود بھی انہوں نے 178 ووٹ لے لیا، تو یہ مطلب کوئی اعتماد بھی نہیں ہے اور نہ کوئی مطلب ان پر انہوں نے اتحاد کیا، بلکہ یہ تو خود کہہ رہے تھے کہ اگر میں ڈیفیٹ ہو جاؤں تو میں اسمبلیاں توڑ کر مطلب عوام کے پاس جاؤں گا۔ تو اس کو چاہیے کہ عوام کے پاس جائیں اور عوام کے مطلب اسمبلی توڑ کر عوام سے ووٹ مانگے، دیکھتے کہ اب یہ اب عوام میں کتنا پاپولر ہے، آیا عوام ان کو اس طرح مطلب مینڈیٹ دیتا ہے جس طرح مطلب انہوں نے 2018 میں لیا ہے، تو یہ مطلب انہوں نے وہ نہیں کیا ہے۔ یہ اب جو مطلب بدلون کے یا اس میں تبدیلی کے نام پر آئے تو انہوں تمام قوم اس سے، عوام اس سے مایوس ہو چکے ہیں، مہنگائی کو دیکھیں آپ، بے روزگاری کو دیکھیں، انہوں نے وعدے جو کیے تھے قوم کے ساتھ ان میں سے ایک بھی پورا نہیں کیا، بلکہ مطلب صرف سارا یہ 2.5 سال انہوں نے چور اور ڈاکو میں گزار کر
कुछ कौम के लिए नहीं किया, कौम का मतलब है कौम को महंगाई का मतलब है उसमें तड़प रहे हैं, दूसरी तरफ मतलब है ये बेरोजगारी की तरफ मतलब है, और दूसरी ऐसी बात ये है कि दूसरों के ये चोर करते हैं सारे, उनके पास चोर बैठे हुए हैं, लेकिन उनके खिलाफ उन्होंने क्या एक्शन लिया, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। तो ये एक नाकाम वज़ीर-ए-आज़म है, उनको चाहिए कि असम्बलियाँ को तोड़कर आइंदा मतलब है इलेक्शन कर ले और फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो, और आवाम के मैंडेट पर जो भी आते हैं उनको मतलब ये जिम्मेवारी सौंपी दी जाए। ठीक है, बिल्कुल। यहाँ पर दोनों तरफ से अगर हमने देखा, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौकफ है या फिर ANP का मौकफ है, दोनों में यही दिख रहा है कि इनको अवाम के पास जाना चाहिए था। लेकिन बहरहाल हमने देखा कि उन्होंने जो कहा कि वो पार्लियामान में अपनी स्ट्रेंथ साबित करके दिखाएंगे, तो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ये दिखाया और वो पहले से ज्यादा एग्रेसिव और पूरे एतमाद बज़ाहिर नजर आए हैं। हम मजीद भी इस पर बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले जैसे कि हम बात कर रहे थे आज की सिचुएशन के हवाले से, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने एतमाद का वोट ले लिया। फिर उसके अलावा जो एक बहुत अहम मसला, जब हम खैबर पख्तूनख्वा में बैठे हैं तो वो सेनेट इलेक्शन का भी था कि किस तरह से एक ऐसा मामला सामने आ गया कि ANP सीट निकाल गई और बलूचिस्तान अवामी पार्टी जिसने के सीट निकालनी थी वो नहीं निकाल सकी, और कुछ 2 सीटों में ऊपर नीचे ऐसा हुआ कि रिजल्ट जो है वो जरा डिफरेंट सा सामने आ गया जो कि तवक्कात थी। बहरहाल इस पर बात करने से पहले मैं खुशामदीद कहना चाहूंगी अरशद अजीज मलिक को, सीनियर सहाफ़ी है खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से। अगर हम देखते हैं, बल्कि ओवरऑल भी अगर हम देखते हैं तो नेशनल लेवल पे बड़ी जबरदस्त सी खैबर पख्तूनख्वा की स्टोरीज जो हैं वो लेकर सामने आते हैं। अरशद साहब, आपका शुक्रिया कि आप प्रोग्राम में आए। मैं जरा थोड़ा सा पहले से ANP की तरफ जाना चाहूंगी। खुशदिल साहब, ये कैसे आपने कर लिया? हिदायतुल्लाह साहब की जो सीट है वो आप निकाल गए, ये कैसे मुमकिन हुआ? जरा थोड़ा सा हमें भी तो बताइए ना कि फार्मूला क्या था। और दूसरा एक मैं साथ ही थोड़ा सा वो कर लूं कि कहा यह जा रहा है कि आप जब हम कैनवस को बड़ा करके देखते हैं आप PDM के साथ होते हैं, लेकिन जब PK 63 का इलेक्शन होता है तो आप कहीं और होते हैं, और जब सेनेट का इलेक्शन होता है तो ANP कहीं और होती है। ये हो क्या रहा है, थोड़ा सा समझाइए। जैसा आपको मालूम है कि अवामी नेशनल पार्टी एक जमहूरियत ज़ियाती पार्टी है। मौजूदा जो हमारे सूबाई असम्बली में जो स्ट्रेंथ है वो हमारा 12 है, और आपकी बात दुरुस्त है कि 12 पर सेनेट बनाना या सेनेटर मुंतखब करना मुश्किल होता है। तो PDM में ऑलरेडी PDM जो बनी है तो इसमें हम एक कंपोनेंट है, हमारा इसमें एक हिस्सा है, हम उनके एक हिस्सादार है। तो फिर हमने मीटिंग कर लिया, तमाम जितने PDM के पार्टीज़ हैं जिसमें जमीयत उलमा इस्लाम है, इसमें पीपल पार्टी है, मुस्लिम लीग नून है, और इसमें अवामी नेशनल पार्टी है। तो हमने मुतफ़िक़ा तौर पर फैसला किया कि हम जो जनरल है 2, एक अवामी नेशनल पार्टी को देंगे, उनके कैंडिडेट को सपोर्ट करेंगे, और दूसरे जो है जमीयत उलमा इस्लाम का जो जनरल सीट पर है मुनात रहमान साहब, इनको। तो हमने जो मुस्लिम लीग ये जमात इस्लामी वाले हैं तो उनके 3 वोट हमें दिए गए हैं फैसले के मुताबिक, तो ये हमारे 15 हो गए, और एक वोट जो है हमें मतलब एक और इत्यादी से मिला है। तो हमारे इस तरह पॉइंट जो आ गए 16 पॉइंट्स आ गए। जब 16 पॉइंट आ गए तो फिर इसमें जिस तरह आपको मालूम है कि सेनेट का इलेक्शन जो है और उसका काउंटिंग जो होता है वो एक टेक्निकलिटी होती है, और इसमें मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी जो है, फर्स्ट तरजीह, दूसरी तीसरी, तो इसमें जब सबसिक्वेंट जितने भी तरजीहात थे तो इसमें हम कामयाब हो गए। जहाँ तक दूसरे सवाल का आपका है कि आप PK 63 पर जो आपने मतलब एक तरफ PDM में आप मतलब उनके इतिहाद में भी शामिल हैं, और आपने तो वहाँ पर हमारी पॉलिसी ये थी कि चूँकि नौशहरा जो है ज़िला डिस्ट्रिक्ट है, इसमें हमारी पार्टी के मतलब खासी अक्सरियत भी है, हमारे वर्कर्स भी है, तो हम ये नहीं चाहते थे कि हमारे वर्कर मायूस हो। वहाँ हमने अपना कैंडिडेट खड़ा करके वहाँ पर मतलब हमारे वर्कर्स की
یہ ڈیمانڈس تھی کہ ہم یہاں پر اپنی پارٹی کے لیے مطلب قوت کو مظاہرہ کر کے مطلب الیکشن لڑیں گے، لیکن وہ نتیجے جو ہے وہ اس طرح نہیں آئے جو ہمارے توقعات تھے، لیکن ہمیں مطلب اس میں حصہ لینا تھا اور ہم نے لے لیا۔ ٹھیک ہے کنڈی صاحب، جیسے کہ میں نے پوچھا خوشدل خان صاحب سے، سینٹ کا الیکشن جو پختونخوا اسمبلی میں ہوا اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں ایسی سامنے آ گئی جس کی توقع نہیں تھی، جیسے کہ ہم یہ سوچ رہے تھے کہ فرحت اللہ بابر صاحب جو ہے، اگر میں اپنی رائے دوں تو ٹیکنوکریٹس کے جو امیدوار تھے اس میں میرا خیال میں سب سے زیادہ ڈیزرونگ جو تھے وہ فرحت اللہ بابر صاحب تھے۔ اگر یہ بائسڈ رائے ہے تو میں بالکل بائسڈ رائے دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن یہ ایک واضح بات ہے کہ یہ تھا۔ لیکن پاکستان پیپلز پارٹی اپنی ایک سیٹ بھی سیکیور نہیں کر سکی، کیوں؟ جی، جو سینٹ کے الیکشن کو سمجھتے ہیں تو پی ڈی ایم کا جو اسکور تھا اس کے مطابق جو تھا وہ جس طرح کوئی غیر متوقع رزلٹ بالکل نہیں تھے۔ 10 جو ہے وہ پی ٹی آئی کے اسکور کے مطابق 10 ان کے پاس تھے اور 2 ہمارے تھے، تو 43 جس میں میں مشکور ہوں عوامی نیشنل پارٹی کا، میں مشکور ہوں جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان صاحب کی پارٹی کا، میں مشکور ہوں جماعت اسلامی کا، میں مشکور ہوں مسلم لیگ نون کا جنہوں نے ووٹ دیا۔ ہمارے 43 بنتے تھے جس میں فرحت اللہ بابر صاحب نے 34 ووٹ لیے، جس میں ہمارے 3 ووٹ ریجیکٹ ہوئے اور 5-6 جو کہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا، دیکھیں حکومتوں کا جو اثر ہے، میں ہم لوگ تو یہ نہیں کہتے جو بھائی جنہوں نے ضمیر بیچے ہوں گے، لیکن اسکور یہ کہتا ہے 6 لوگ جو تھے ہمارے 6 لوگ وہ حکومت کا اثر لے کے حکومت کی کیپ کی طرف گئے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں باقی جو حکومت کس طرح انوالو رہی ہے سینٹ کے الیکشن میں۔ اور ذرا میں صرف ایک بات کہوں گا پی ٹی آئی کے خصوصی لوگوں کے لیے، یہ جو اصول یا ضابطۂ اخلاق ہوتا ہے یہ کسی حالات میں یا کسی شخصیات میں یا کسی سینیریو میں تبدیل نہیں ہوتے۔ جب ان کا سکور زیادہ ہوتا ہے تو یہ کہتے ہیں یہ باضمیر لوگ تھے، جب ان کا سکور کم ہوتا ہے تو یہ کہتے ہیں یہ لوگ بک گئے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں، ہم نے پہلے بھی کہا جب سینٹ میں ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا اور ہمارے پاس 64 تھے اور 50 ہو گئے تو یہ لوگ اس وقت کہتے تھے یہ تو جو ہے نا سیکرٹ میں ٹھیک ہے، تو ان کے اصول تبدیل ہوتے رہتے ہیں حالات کے مطابق۔ ہم کہتے ہیں اصولی موقف جو ہوتا ہے وہ حالات کے مطابق تبدیل نہیں ہوتا۔ آپ ہمیں بتائیں جو ہمارے خیبر پختونخوا میں اگر ہمارے لوگ سلپ ہوئے اور حقوق کی طرف گئے تو کیا یہ لوگ جو ہے ان کے بارے میں پی ٹی آئی کا کیا خیال ہے؟ سمپل میں یہ کہوں گا۔ ہمارے ساتھ ارشد عزیز ملک بھی موجود ہے۔ ارشد، آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جیسا کہ خوشدل صاحب نے کہا، جیسا کہ کنڈی صاحب نے کہا، آپ خود وہاں پہ موجود تھے، آپ نے ساری چیزوں کو بہت کلوزلی دیکھا ہے، تو آپ کو کیا لگا کہ معاملہ کہاں ہوا؟ اور خاص طور پر ہم نے بلاول صاحب کو بلایا تھا تاکہ بلوچستان عوامی پارٹی کا پوائنٹ آف ویو آ سکے، کیونکہ ان کا ایک بہت اسٹرانگ کینڈیڈیٹ جو ہے تاج محمد صاحب کھڑے کیے گئے تھے اور ان کو حکومت نے شیورٹی بھی دلائی تھی کہ وہ ان کو جتوائیں گے۔ ارشد، آپ اس سارے معاملے کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جی شکریہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں جو کنڈی صاحب بات کر رہے تھے، خوشدل صاحب نے بھی بات کی، تو میں بھی آپ کو کوئی دلچسپ جو اعداد و شمار ہیں اگر وہ بتاؤں تو میرا خیال میں کہ عوام کو زیادہ سمجھ آئے گی اس کی، کہ اگر ہم دیکھتے ہیں اس پشاور میں جو ہماری خیبر پختونخوا اسمبلی ہے اس میں حکومت کے پاس 102 ووٹ تھے اور اسی طرح اپوزیشن کے پاس 43 ووٹ تھے، تو اپوزیشن جو تھی وہ 2 جنرل جو سیٹیں تھی وہ جیت سکتی، آسانی سے جیت سکتی تھی، اور جبکہ ٹیکنوکریٹ میں ظاہر ہے جو آپ سوال کر رہی تھی فرحت اللہ بابر کا، تو میرے خیال میں کہ ان کو کھڑا کیا گیا تھا، لیکن جتنے ووٹ چاہیے تھے ان کو وہ ان کے پاس اپوزیشن کے پاس نہیں تھے، نہ خواتین کی نشست پر اور نہ اقلیت کی نشست پر۔ تو لیکن اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ حکومت نے ٹیکنوکریٹس میں اور خواتین میں، اب ٹیکنوکریٹس کی اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس کے اندر انہوں نے 107 ووٹ لیے ہیں جبکہ ان کے 102 ووٹ بنتے ہیں۔ ثانیہ نشتر کے پاس 56 ووٹ آتے ہیں، فلک ناز کے پاس جو ہے 51 آتے ہیں، تو اگر 102 کی ان کی عددی اکثریت تھی تو انہوں نے 107 ووٹ کیسے لے لیے؟ تو یہ 5 ووٹ اپوزیشن کی طرف سے انہیں ملے ہیں، جس جماعت نے بھی انہیں دیے ہیں، بہرحال 5 لوگوں نے وہاں پہ، اب یہ کہنا قبل از وقت ہے کہ پتہ نہیں انہوں نے پیسے لیے یا ان کا کوئی تعلق تھا یا کس حوالے سے انہوں نے ووٹ دیے۔ اس طرح اگر ہم آ جاتے ہیں دوسری نشستوں پر تو دوست محمد کو دیکھیں تو انہوں نے 59 لیے ہیں، اس کے ساتھ ہمایون محمد نے 49 لیے ہیں، اس کو بھی جب ہم جمع کرتے ہیں تو 108 بنتے ہیں۔ اب اس میں بھی 6 ووٹوں کا فرق آ رہا ہے، تو آپ اندازہ لگائیں کہ یہاں پہ 6 ووٹ جو ہے سلپ ہوتے ہیں،
फिर अगर हम जनरल नशिस्तों की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे हम देखते हैं कि ज़ीशान को 14 वोट मिल रहे हैं और फैसल सलीम को 17 मिल रहे हैं। हुकूमत के पास 19 उन्होंने 5 जो पैनल बनाए थे उनके पास 19 वोट थे। तो आप देखिए वहाँ पे भी आपको नज़र आएगा कि 7 वोट वहाँ पे स्लिप हुए हैं। तो ये 7 वोट वहाँ से स्लिप होकर कहाँ चले गए? ये क्या बाप पार्टी को तो ऑलरेडी इन्होंने कहा था कि जी जो हमारे पास एक्स्ट्रा लोग हैं, यानी इनके पास तकरीबन 102 में से 195 जो थे वो इनको चाहिए थे, बाकी 7 लोग इनके पास फालतू थे। 7 इन्होंने दिए ताज मोहम्मद को, तो 6 मजीद लोग जो स्लिप हुए हैं वो कहाँ गए? तो ये कुछ अजीब सी सूरत हाल है। सिर्फ हम चूँकि यहाँ पे सेनेट का इलेक्शन में और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का चूँकि एक टफ मुकाबला था हफीज़ शेख से, तो मेरा ख्याल सारा मीडिया फोकस वहाँ पे रहा और किसी ने नहीं सोचा कि यहाँ पे अपोजिशन भी बिकी है और हुकूमत भी बिकी है। अब बिकने से मुराद मेरा ये नहीं कि उन्होंने पैसे लिए या नहीं लिए, मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन बातें यहाँ चल रही हैं कि बाज़ लोगों ने पैसे भी लिए हैं और उन्होंने वोट दिया। ये बातें भी चल रही हैं कि हुकूमत के लोगों ने भी पैसे लिए हैं। जी हाँ, बिल्कुल। हुकूमत के जो लोग हैं, हमारे दोस्त जिनसे हमने पूछा तो उनको बताया गया कि उन्होंने कहा कि हमारे हलकों में इश्यूज़ हैं, तो वो तरक्याती फ़ंड भी दिए गए। उसके अलावा भी उनको कहा कि जितनी मदद हो सकती है। तो अफवाहें तो यहाँ चलती रहती हैं और दोस्त कहते रहते हैं, कोई कहता है 1 करोड़ 2 करोड़। तो फरतुल्लाह बाबर आप कहती हैं कि बड़ा दरीना कारकुन थे, तो उनको अगर जितवाना था इन्होंने तो मेरे ख्याल में सिंध असेंबली से बड़ी आसानी से जीत सकते थे, लेकिन उनको यहाँ भेजने का कोई मकसद समझ नहीं आया, क्योंकि यहाँ के अगर आप देखें टेक्नोक्रेट के लिए 50 कम से कम वोट चाहिए थे। तो जब आपके पास 7 वोट जहाँ कम है और आप एक ऐसे कारकुन को खड़ा कर रहे हैं जिसके पास फीस जमा करने के पैसे नहीं है, तो मेरे ख्याल में कि ये उनको वैसे ही खड़ा किया गया, कोई उसके पीछे कोई संजीदगी नहीं थी, एफर्ट्स नहीं लगती। ठीक है, आखिर में हम थोड़ा सा जरूर पूछेंगे कुंडी साहब से कि ये संजीदगी क्यों थी इतने अहम और संजीदा कैंडिडेट को लेकर। ये एक सूरत हाल है जो इस वक्त तक हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ आपके सामने राय आ गई है। पार्टियां अपनी राय बज़ाहिर ये पेश करती नजर आती हैं, लेकिन अरशद ने जैसे कि बताया कि लेन देन हुआ है, अपोजिशन का वहां पे जाना और हुकूमत का यहाँ पे आना, आपस में कहीं ना कहीं लेन देन हुआ है। अब इस लेन देन को हुकूमत बिकाऊ माल कहती है, लेकिन बहरहाल लेन देन जो है वो हुआ है और पता नहीं आगे अब इसके बारे में क्या होगा, ये बात करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमेशा हमारे प्रोग्राम में कोशिश होती है कि हम वे फॉरवर्ड भी दे के जाएं। तो आखिरी हिस्से में प्रोग्राम के हम थोड़ा सा इस पर बात करते हैं, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले जैसे कि हम बात कर रहे थे कि क्या सिचुएशन चल रही है सेनेट इलेक्शन के बाद इस यहाँ पर, और फिर सेनेट इलेक्शन में क्या ऐसा हुआ कि हर तरफ एक अजीब सी सिचुएशन हुई है, चाहे अपोजिशन है चाहे वो हुकूमती सतह पर हम देख रहे हैं। कुंडी साहब, आप ही से दोबारा आपकी तरफ आती हूँ। अरशद अजीज मलिक कह रहे थे कि ये जो लेन देन बहरहाल हुआ है, एक तासुर जा रहा है। अगर आपने फरतुल्लाह बाबर साहब को जितवाना होता तो आप उन्हें सिंध असेंबली में भी खड़ा कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे आपकी स्ट्रेंथ पूरी नहीं हो रही थी। क्या आप इससे इत्तेफाक करते हैं कि आपने जानबूझकर ऐसा किया? देखिए फरजाना, फरतुल्लाह बाबर साहब को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से ऑफर थी जो अगर आप सिंध से लड़ना चाहें और जीतना चाहें, लेकिन फरतुल्लाह बाबर साहब पे हम फख्र महसूस करते हैं जो वो एक बड़े असूली शख्स हैं। उन्होंने हमेशा असूलों की सियासत की है और उन्होंने रिफ्यूज किया इस ऑफर को। उन्होंने कहा मेरा ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है, तो इसलिए अगर खैबर पख्तूनख्वा का इलेक्टोरल कॉलेज मुझे वोट देता है तो मुझे खुशी होगी, नहीं तो मुझे इस तरीके से सिंध से इलेक्शन लड़ना, उन्होंने उसको उस ऑफर को रिफ्यूज किया। तो मैं फिर वही उसी बात पे कह दूं आपको फरजाना, क्योंकि प्रोग्राम का टाइम भी शॉर्ट है। हमने तो ये नहीं कहा जो लेन देन हुई है, हमने तो ये नहीं कहा जो हमारा स्कोर कम हुआ है तो इनके हमारे मेम्बरान बिके हैं, लेकिन हमने ये जरूर कहा जो हुकूमत का तासुर या हुकूमत का जबर, हुकूमत की मतलब लालच ये शामिल रहा है। हम तो कहते हैं जब भी आप कोई बात करें तो उसमें असूली मौकफ ये होना चाहिए, जब आपका स्कोर कम होते तो आप कहते हैं लोग बिक गए हैं, जब आपका स्कोर ज्यादा हो जाता है तो आप कहते हैं लोग बात थे। बस वाइंड अप करते हैं चूंकि इस प्रोग्राम को। एक आखिरी जुमला मैं आपसे सुनना चाहूंगी। इन सारे मसाइल से बचने के लिए एक ही रास्ता, प्राइम मिनिस्टर साहब बार बार कह रहे हैं, बार बार हुकूमती बेंचों से ये आवाज आ रही है, ओपन बैलेट कर लेना, क्या फर्क पड़ता है? क्या मुस्तकबिल में ऐसा कुछ होगा? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन पार्लियामेंट इज द ओनली फोरम टू सेटल डाउन दिस इशू।
ये आप ज़हन में रखें, पार्लियामेंट के बाहर हम इन चीज़ों को सेटल करने के लिए तैयार नहीं है, और पार्लियामेंट में कंसेंसस बिल्ड करने के लिए पीपल्स पार्टी की स्पेशलिटी, और पीपल्स पार्टी ने सादा अक्सरियत से तरमीमें की हैं माजी में, जो कि सारी दुनिया जानती है। ठीक है, तो तरमीम करके इस चीज को ठीक किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में आने का। खुशदिल साहब, आप थोड़ा सा इस चीज को जो मैंने कहा कि एक वे फॉरवर्ड देते हैं, तो क्या मुस्तकबिल में ऐसा हो सकता है कि बैठ जाएं और इस मसले का कम से कम हल निकालें? क्योंकि खुशदिल साहब देखें ना, आप ये जो सिचुएशन चलती है इससे जमहूरियत का चेहरा धुंधलाता है ना। क्यों नहीं, ये तो बिल्कुल हो सकता है। असल में हुकूमत को इसमें इखलास होना चाहिए और ये हुकूमत पर डिपेंड करते हैं। देखिए ना, आप हुकूमत यही कह रहे थे कि ओपन बैलेट होनी चाहिए। इन्होंने पहले इनके लिए ऑर्डिनेंस इंट्रोड्यूस कर दिया, फिर इन्होंने प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पेश किया, सुप्रीम कोर्ट को भेज दिया, इस पर वक्त लग गया है और उन्होंने वही फैसला किया है जो आर्टिकल 226 के मुताबिक है कि आर्टिकल 226 के मुताबिक ये कि सिर्फ एक्सेप्ट द प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर बाई तमाम इलेक्शन जो होते हैं वो सेक्रेट बैलेट से होंगे। अब जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि अगर ये हदशात को निकालने के लिए कि ये मतलब बिके हुए या नहीं बिके हुए, तो इसके लिए ओपन बैलेट हो सकते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं है। वो पार्लियामेंट के अंदर हो सकते हैं। चाहिए था कि तमाम मतलब गवर्नमेंट और अपोजिशन बैठकर जितने भी मतलब रिफॉर्म्स है, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स है, इलेक्शन रिफॉर्म्स है, जितने भी वो हल करके इसमें अमेंडमेंट ला सकते हैं। हुकूमत तो कहती है कि हमने कोशिश की लेकिन अपोजिशन ने साथ नहीं दिया। इन्होंने ऐसे मतलब संजीदगी से मतलब कोशिश नहीं की है। वो ज्यादातर पार्लियामेंट पर डिपेंड नहीं करते, बल्कि ज्यादातर डिपेंड जो करते हैं वो अपने ऑर्डिनेंसों पर करते हैं। यही वजह है कि पार्लियामेंट होते हुए, असेंबली होते हुए वो ऑर्डिनेंस इंट्रोड्यूस करते हैं कि वो ज्यादातर सुप्रीम कोर्ट को भेजते हैं, मतलब सुप्रीम कोर्ट पर डिपेंड करते हैं। तो ये नहीं होनी चाहिए। ये मतलब इन्होंने कोई संजीदगी से एफर्ट नहीं किया, वरना क्यों अपोजिशन मतलब उनके साथ बैठते हैं और बैठने के लिए तैयार है। मतलब कोई सी बात नहीं, अगर ये मुखलिस है तो अब भी ला सकते। लेकिन अब बात ये कि इससे पहले जो मतलब इलेक्शन हुआ था चेयरमैन सेनेट का और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का, तो इसमें इन्होंने इसको फार्मूले को मतलब अप्लाई नहीं किया, वो ये सेक्रेट बैलेट से हो गया। और जब यहाँ पर आ गया तो फिर ये चीजें नहीं होनी चाहिए, संजीदगी से देखना चाहिए, क्योंकि आवाम भी बहुत परेशान है और आवाम की मतलब तवज्जो इस तरफ है कि आखिर कब तक ये इस्लाहात लाएंगे। तो इस्लाहात लाने के लिए अपोजिशन इनके साथ है। अरशद, आप क्या समझते हैं, ये जो इन्होंने मिसाल दी है संजरानी साहब वाले इलेक्शन की, वाकई वो चीज तो है ना, मतलब जहां हमारा फायदा हो तो ऐसे हो जाए, जहां हमारा नुकसान हो तो ऐसे हो जाए। आप कैसे देख रहे हैं सारी सिचुएशन को, क्योंकि असल में कसूर किसका है इस नहज तक लाने में? मैं समझता हूँ कि देखें, जिम्मेदारी तो हुकूमत की होती है। अगर हम देख लें कि 2.5 साल गुजर गए हैं या पौने 3 साल गुजर गए हैं, तो ये अमेंडमेंट्स जो थी शुरू में भी की जा सकती थी, 2018 में, 2019 में, 2020 में। लेकिन सेनेट के इलेक्शन से कबल आके आप कहते हैं कि जी अमेंडमेंट करनी है, तो मेरे ख्याल में ये एक स्पेसिफिक चीज़ आ जाती है। जब आप समझते हैं कि आप कोई सीट लूज़ कर रहे हैं, तो आप कहते हैं कि इसको ओपन कर लिया जाए। मेरे ख्याल में जो माहौल बनाना है वो हुकूमत ने बनाना है, और माहौल जो है वो बहुत ख़राब है, कशीदगी है, तनाव है। आज भी आप देख लें, एतमाद का वोट वज़ीर आज़म ले रहे हैं, और पार्लियामेंट के बाहर क्या हो रहा है कि अपोजिशन रहनुमा आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए और वहाँ पे पीटीआई के लोग उन पर हमला कर देते हैं। सारे पाकिस्तान ने, सारी दुनिया ने देखा। तो अगर आप ऐसा माहौल बनाएंगे तो ऐसे माहौल में कोई बातचीत नहीं होगी। जब वज़ीर आज़म से अंदर जो उन्होंने तकरीर की है, अगर वो आप सुन लें, तो आज भी उनकी तकरीर वही 10 साल 5 साल पहले वाली तकरीर है, जिसमें वो कहते थे कि ये चोर हैं, ये करप्ट हैं, ये लुटेरे हैं, इनको मैं नहीं छोड़ूंगा। तो आज भी वही बात थी। तो मुझे बताएं कि क्या तब्दीली कैसे आएगी जी? वो तो कहते हैं कि मैं अपने मौक़िफ़ पर डटा हुआ हूँ कि मैं ये कहता हूँ कि देखिए, आपने 2.5 पौने 3 साल में किसको सजा दिलवा दी? अगर देखें, हुकूमत का काम होता है हुकूमत करना, हुकूमत का काम है सर्विस डिलीवरी करना, लोगों को रिलीफ देना। लोगों की यहाँ मसाइल देखें, गुर्बत कितनी ज़्यादा हो गई है, महंगाई किस हद तक चली गई है, बेरोज़गारी कहाँ चली गई है। ये हुकूमत के करने के काम है ना, कि तालीम बेहतर देगी, वो हेल्थ में बेहतर इकदाम करेगी। अब अगर किसी को पकड़ना है, किसी को सज़ा देनी है, करप्शन है इस मुल्क में, उसके लिए इदारे बने हुए हैं। नैब किस लिए बना हुआ है, FIA किस लिए है, एंटी करप्शन किस लिए है? उनको अपना काम करने दें, आप अपना काम करें, तब जाके ये सूरत हाल बेहतर होगी। लेकिन एक वज़ीर आज़म अगर फ्लोर ऑफ द हाउस कहता है कि जी जरदारी सबसे बड़ा चोर यूसुफ रज़ा गिलानी जो है वो बहुत बड़ा चोर है, तो मैं समझता हूँ कि आज उनकी ये बात, कल वो सेनेट का इलेक्शन हुआ है, आज वो कह रहे हैं कि जी यूसुफ रज़ा गिलानी जो है बहुत बड़ा चोर है।
تو مطلب اس طرح یہ معاملات نہیں چلیں گے. آپ اپنا فوکم کی فلاح و بہبود پر اور جو ادارے ہیں ان کو چھوڑیں کہ وہ اپنا احتساب کا عمل پورا کریں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ارشد عزیز ملک صاحب, آپ ہمارے ساتھ تھے. ایڈوکیٹ خوش دل خان صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. احمد کرنی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ایک پوائنٹ آف ویو جو ہے مختلف طریقے سے ہم نے آپ کے سامنے رکھا, اور جو مجھے سامنے چیز نظر آئی ہے وہ یہ ہے کہ چاہے ANP ہے, پاکستان پیپلز پارٹی ہے, یا پھر ایک مبصر ہے, وہ یہی کہتا نظر آتا ہے کہ خدارا اب بھی بیٹھ جائیں اور یہ جو آئین کے مسائل ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ کہیں ترمیم کرنی ہے اس کو کر لیں, لیکن اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلیں. اس طرح کا جو وائلنٹ رویہ ہے یہ یقیناً اچھا نہیں ہے. اور پارلیمنٹ کے باہر ہم نے جو آج فوٹیجز دیکھی وہ بھی ہمارے لیے نہیں, سب کے لیے بڑی تکلیف دہ تھی کہ کس طرح منتخب نمائندوں پر حملے کیے گئے. اور پھر جیسا کہ ارشد نے کہا کہ اس طرح کی تقریریں, اس طرح کی باتیں, آپ نے چوروں کو پکڑنا ہے تو ادارے آپ کے پاس ہیں, سب اختیار آپ کے پاس ہے, پکڑیے. 3.25 سال ہو گئے لیکن عملی طور پر کچھ نظر نہیں آ رہا. تقریریں کرنے کا وقت ختم ہو گیا ہے, اب عملی طور پر کچھ کیجئے. ہماری طرف سے اتنا ہی. مہمانوں کا شکریہ. فرزانہ علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.